कि जज लोग जहाँ कहीं भी बैठते हैं, ये कहा जाता है कि वहीं पर चैम्बर होता है और वहीं पूरी न्यायपालिका आ जाती है। तो 6 जजों की टीम अगर जा रही है, चाहे वो बाहर से भी जा रही हो, इंडिविजुअल भी जा रही हो, जैसे भी हो, एक बार हम लोगों ने देखा था कि 4 जज लोग बैठ करके और एक कमेंट पास किए थे कि लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका बहुत असर पड़ा, कुछ तो असर पड़ा ही। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 6 जजों की टीम वहां जा रही मणिपुर में, तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? क्योंकि 2 साल से लगातार वहां जल रहा है और हमारी केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, और वहां पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, राष्ट्रपति ये शासन की मांग हो रही थी, और उस पर भी कोई इनको, लेकिन इतने दिनों के बाद, 2 साल के बाद वहां संज्ञान लिया और राष्ट्रपति शासन वहां लागू हुआ। अब तो खैर हम चलेंगे उमाकांत लखेड़ा जी के पास। ये लखेड़ा जी, इस पर आपकी टिप्पणी। जी जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि आपने दोबारा इस बात को कहा कि जजेस जहां बैठ जाते हैं वहीं कोर्ट लग जाता है। ऐसा नहीं, कोर्ट का जजेस के जैसे वहां कमेटी में बैठे थे तो वो उनका अलग, वो जैसे कि ऑर्डिनरी लोग होते हैं उसी तरीके का होता है। कुछ लोग जजेस ऐसे हैं जिनके उदाहरण दिए जाते हैं कि कहीं बैठ कर के उन्होंने वहीं स्टेशन के ऊपर ही कोर्ट लगा दिया और उनके पास ऑर्डर तो उनके खिलाफ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स भी पास की कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है, ये केवल उनके जाने की, लेकिन जो भी प्रक्रिया हो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत पॉजिटिव वो है, और इससे मुझे लगता है बहुत सारी जो समस्या है मणिपुर को लेकर के वो सुलझेंगी। धन्यवाद। सॉरी मैं बीच भूल गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी लखेड़ा जी जी, थैंक यू वेरी मच। फारूक साहब की बात बहुत अच्छी लगी। और मेरा जो परिचय है, मैं प्रेस काउंसिल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का 2 टर्म प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2023 में मेरा टर्म खत्म हो गया, तो आपके जो दर्शक है उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रेस क्लब इंडिया का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तिवारी साहब, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है, वहां जातीय हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। जो कुकी वर्सेस मैती, ये जो काम हुआ है, ये जो नरसंहार हुआ है 2 समुदाय के बीच में, वो भी भारत के नागरिक है, कुकी भी भारत के नागरिक है, मैती भी भारत के नागरिक है। तो एक दोनों बीच में, और उसके लिए जो आपको दर्शकों को ये पता होगा, नहीं तो मैं एक लाइन में बता देता हूं कि समूचे मणिपुर में, चाहे वो ट्राइबल है, ओबीसी है या नहीं है, उन सबको एक समान आरक्षण दिया जाए। इसका रेजुलेशन ऑर्डर मणिपुर हाई कोर्ट ने अर्ली 2023 में जारी किया, और उसके वो काफी समय से वो पिटीशन पेंडिंग थी। तो एक एजेंडे के तहत कोर्ट से वो काम कराया गया ताकि वहां एक जातीय हिंसा की चपेट में आ जाए पूरा राज्य। और अब ये हालत ये हो गई है कि अब कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। प्रधानमंत्री तो वहां जा नहीं रहे, प्रधानमंत्री तो वहां गए नहीं 2 साल से। तो एक बड़ा मैसेज गया है कि सुप्रीम कोर्ट वहां गया है। और मैं एक बात इस पॉइंट को कह के बात खत्म करूंगा कि संवाद वहां की सोसाइटी से, वहां के समाज से नहीं हुआ, संवादहीनता की दृष्टि रही। कुकी के साथ भी संवादहीनता रही, जो पीड़ित थे, जो दलित थे, जो आंदोलित थे। और आज की तारीख में एन बीरेन सिंह की जो सरकार थी, उनके रहते हुए संवादहीनता बिल्कुल नहीं रही, बल्कि उनको मारा पीटा गया, उनके साथ अत्याचार हुए, जुर्म हुए, उनके महिलाओं के साथ तमाम तरह। लेकिन अब दिल्ली बुलाया गया, तो अब जो है, जो कुकीज है, वो कह रहे हैं कि भाई आप मणिपुर में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन निकालिए इसका। आप आउटर मणिपुर को आप चंडीगढ़ की तर्ज पर एक यूनियन टेरिटरी दीजिए। मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी जो प्रॉब्लम है कि संवाद खत्म है, कम्युनिकेशन खत्म है, और अपने लोगों के साथ हमने इस तरह के इस्तेमाल किया, फोर्सेस का, ताकत का, शक्ति का, स्टेट पावर का इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा आज हमारे सामने। जी
पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक पूर्वोदय के प्रधान संपादक ये रविशंकर जी, हम चाहेंगे रविशंकर जी इस पर आपकी टिप्पणी। पहली बार शायद मणिपुर के लोगों को में क्या आप उम्मीद देख पाते हैं कि जज लोगों की टीम वहाँ जा रही है? सरकार तो इसकी तो उपेक्षा हम लोग अब तक देखते रहे, पूरे 2 साल हो गए और वहाँ पर कोई जाने उसके ये समाधान का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो यह जो जजों की टीम जा रही है, इसके वहाँ पर यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी वैधानिक स्थिति क्या होगी, प्रशासनिक स्थिति क्या होगी, शासनिक स्थिति क्या होगी और राजनीतिक स्थिति आप उसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक टीम आ रही है मणिपुर और वो राहत शिविरों का दौरा करेगी और जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेगी कि राहत शिविर में जो लोग हैं उनकी मानवीय स्थिति क्या है, किस हालत में लोग रह रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट जब जज उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे तो वह लोग खुलकर अपनी बात कह पाएंगे कि किस स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। बात चाहे मैतेई समुदाय की हो या कुकी समुदाय की हो, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है और सभी को अपनी मन की बात कहनी है। तो वो बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं और निश्चित रूप से वो केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी करेंगे। ये सब चीजें हैं, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके पहले भी जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी तो कड़ी टिप्पणी भी की थी वहां की स्थिति पर, और उसके बाद अब पहली बार जजों की टीम वहां पर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये मणिपुर जो क्राइसिस है उसके समाधान के लिए बिना राजनीतिक पहल के वहां की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। न्यायाधीश अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन जो एक पहल होनी चाहिए थी, जैसे वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल ने निश्चित रूप से अपनी तरफ से कुछ ईमानदार कोशिश की है, जैसे अवैध हथियारों को वापस लेने का मामला है। इसके अलावा जैसे वहां पर कई इलाकों में ब्लॉकेट है, रास्ते बंद किए हुए हैं, उसको खोलने के पहले एक संवाद की जरूरत थी उन संगठनों के साथ, क्योंकि देखिए बल प्रयोग हो गया, इतने दिनों से सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और सुरक्षा बलों से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। सुरक्षा बल यही कर सकते हैं कि हिंसा को बढ़ने से रोक सकते हैं, लोगों को अपने अपने इलाके में लिमिट कर सकते हैं कि आप अपने इलाके से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो राजनीतिक तरीके से ही होगा। और उस दिशा में जो संगठन ब्लॉकेट कर रहे हैं, जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, सरकार की एक मंशा थी कि सड़कें खुल जाए, लोगों की आवाजाही शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा। जो संगठन अगर रास्ता बंद किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी। उनको उनके अंदर जो विश्वास टूटा है उस विश्वास को पाने की जरूरत होगी। तो उस तरह की प्रक्रिया उस दिन जिस दिन ये रास्ते खोलने की बात आ रही थी, सुरक्षा बल तमाम जगहों पर तैनात थे, लेकिन एक एक इंच पर सुरक्षा बल तैनात नहीं हो सकते हैं। उस दिन इतनी हिंसा हुई है, इतने बसों पर और वाहनों पर हमले हुए हैं, सुरक्षा बलों पर भी हमले हुए हैं, तो फिर वो हुआ क्या? तो आप फोर्स यूज करके इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक, इस समस्या का समाधान राजनीतिक तरीके से होगा और राजनीतिक तरीके के लिए सबसे पहले संवाद की जरूरत होती है। कुकी संगठनों की अपनी मांग है, वो एक यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं मणिपुर के अंदर, मैतेई संगठनों का इस पर मतभेद है, ये सारी चीजें हैं। तो बैठकर क्या हो सकता है इस समस्या का समाधान, वो जब तक नहीं होगा। बट निश्चित रूप से अब जो न्यायाधीशों की जो टीम जा रही है उनका क्या ऑब्जर्वेशन होगा, वो क्या टिप्पणी करते हैं, सारी चीजों को समझने के बाद इन सारी चीजों को देखना होगा। लेकिन अभी भी सोचना कि मणिपुर शांत हो गया है,
बीरेन सिंह के जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसके बाद स्थितियां बदल रही है। मणिपुर घाटी में निश्चित रूप से इम्फाल घाटी में कुछ स्थिति जनजीवन सामान्य दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मणिपुर आज भी उसी स्थिति में है। स्थिति बहुत ही आज भी गंभीर बनी हुई है। एक राज्य के लोग एक राज्य में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा पा रहे हैं, जगह जगह ब्लॉकेट है और पुलिस बल भेजकर हम एक ब्लॉकेट खोल सकते हैं, दूसरा ब्लॉकेट, दूसरा गेट तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन यह भी देखने की बात है कि जो न्यायाधीशों की टीम आती है वो क्या ऑब्जर्वेशन लेकर लौटती है और फिर वो सरकार को किस तरह का निर्देश देती है, इस पर कुछ बोलना प्रीमैच्योर्ड बातचीत होगी, क्योंकि न्यायाधीशों के निष्कर्ष को या उनकी टिप्पणी को अभी देखना बाकी है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत ही संवेदनशील इलाका है और भारत की स्थापना या स्वाधीनता के बाद से ही यह प्रांत बहुत ही संवेदनशील रहा है। और लेकिन उसको जितना संवेदनशील है उस हिसाब से सरकार की संवेदनहीनता से हम सारे लोग ये रूबरू हो रहे हैं। और आज की तारीख में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, और बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के तो किसी राजनीतिक समस्या का समाधान होता नहीं है। 2 साल से लगातार हमारा मणिपुर जल रहा है और वहां से जिस तरीके से बीभत्स दृश्य सामने आ रहे हैं, एक तो ये लोग ये कोशिश करते हैं कि वहां का पूरा नेटवर्क ही खत्म कर दो। 2 साल तक वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रही और आज भी हम देख रहे हैं कि असम के गुवाहाटी में बैठे हुए रविशंकर जी और उनके नेटवर्क की क्या स्थिति है। तो पूरे देश के सामने वहां की बात नहीं जा पा रही है। अब हम चलते हैं जागृति राही जी के। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने दायित्व या जिसको राष्ट्र धर्म कहा जाता है उसको पालन किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी जिस तरीके से इसके पहले पूरा का पूरा थाना लुटवा दिया गया, सारे हथियार दे दिए गए लोगों के हाथों में, तो निश्चित रूप से यह तो सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये जो भी हिंसक गतिविधियां हुई हैं, हिंसा हुई है, वो प्रायोजित हिंसा है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि सारे हथियार वापस हो गए, जबकि सारे हथियार वापस नहीं हुए हैं। आधे हथियार भी अभी वापस नहीं हुए हैं। आज की तारीख में भी मणिपुर बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है और इसका समाधान निश्चित रूप से संवाद से ही होगा। अब हम चलेंगे उमाकांत लखेड़ा जी पर। फिर ये लखेड़ा जी, आप इसमें आप कैसे देखते हैं, क्या वहां पर शांति स्थापन होगा? मणिपुर में फिर से लोग जीवन यापन कर पाएंगे? उनके विश्वास उनका फिर हम जागृत कर पाएंगे? बुद्ध के देश में, गांधी के देश में वो भी रहते हैं, उसी के अंग है, क्या हम उनको विश्वास दिला पाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ कोई जो सरकार है डबल इंजन गवर्नमेंट है। वहाँ जो एन बीरेन सिंह की सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उनको जाना क्यों पड़ा? भारतीय जनता पार्टी में अगर एमएलए उसके खिलाफ नहीं होते तो उसको नहीं हटाते। एमएलए उसके खिलाफ हो गए थे और अगर वहां पर विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आ गया था तो भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि हमारे एमएलए ही हमारी सरकार गिरा देंगे, तो उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। और उनको बीरेन सिंह को बड़ी मुश्किल से तैयार किया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा देने के हालत में नहीं थे, मतलब तैयार नहीं थे विलिंगली। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि अविश्वास की जो खाई है, देखिए जो नगा लोग हैं, जो कुकी और नगा लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, आउटर मणिपुर, मैं 4 बार वहां गया हूँ मणिपुर, मैंने वहां से रिपोर्टिंग भी की है, तो इसलिए मुझे वहां की कोई जमीनी हालात का पता है कि वहां पर हालत ये है कि जो कुकीज है वो इम्फाल का जो टाउन है और आसपास वो 10% भूभाग में रहते हैं और जो 90% जो इलाका है वो पर्वतीय इलाका है जहाँ ट्राइबल रहते हैं, नगा और ट्राइबल आदिवासी, कुछ उसमें और भी है, नेपाली भी थोड़े बहुत है। लेकिन जो बेसिक जो इंडिजिनियस जो लोग हैं वो कुकी और नगाज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संकट है कुकी और नगा के बीच में, जब ये वहां पर इन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसी कर दी रिजर्वेशंस की, तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो कुकी थे
उनको लगा कि ये कुकी और नगाज को लगा कि ये हमारी जो पहचान है उसको खत्म करना चाहते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में पूरे देश में है कि जो ऐसे क्षेत्र है जहां लोग पहचान की लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं उनको मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उसका जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जहर फैलाने की जो मशीन उसके पास है, उसके जरिए उसका एक ही काम है कि इस तरह के जो जनजाति क्षेत्र है वहां हिंदुत्व की आग में वहां सौंपो। क्योंकि ट्राइबल जो है, जो कुकी और नगाज है, वो ईसाई है, और जो मेजोरिटी ऑफ जो मैती है जो इम्फाल में रहते हैं वो हिंदू कम्युनिटी है। तो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए इन्होंने सारा काम किया। तो अब कुल मिलाकर के ये जो फेलियर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों में फटकार लगाई, और अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट वहां जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जा रहे हैं, तो वो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल सोल्यूशन का मैंडेट नहीं है। पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो मैंडेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और बातचीत करे सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी एजेंसियों से बातचीत करे, और दोनों पक्षों में जो कुकी और नगाज है और मैती है, वहां जो ब्लॉकेट हो रखे, रास्ते बंद हो रखे, आवाजाही खत्म हो रखी है। और मेरी जो बातचीत होती है कि इतनी महंगाई है वहां पर कि लोगों को दूध नहीं है, लोगों को जो आटा दाल चावल जो बाकी बाहर से जाती है वो चीजें वहां उपलब्ध नहीं है, और लोगों की जिंदगी बहुत तबाह हो गई है। लोग किसी तरह घुट घुट करके कैंपों में रह रहे हैं। तो कब तक आप इतनी बड़ी आबादी को कैंपों में रखेंगे? तो मैं ये चाहता हूं कि जो यही मानता हूं कि जो बॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, और इनको खुले मन से वहां का समाज जो गलतियां की है उन गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए, और वहां की जनता को इस संकट से उबारना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है। जी, थैंक यू।